हेलो दोस्तों, आज हम दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, अम्ल सार एवं लवण। तो देखिए, ये अध्याय आपके 7 अंकों का है। अर्थात एग्जाम में आपको इस अध्याय से 7 अंकों के प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसमें आपको इस अध्याय में से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कितने अंकों के होंगे? 7 अंकों के। तो वो 4 प्रश्न कैसे होंगे? देखो, एक वस्तुनिष्ठ होगा अर्थात अवसद वाला होगा, और एक अति लघुरात्मक होगा, एक लघुरात्मक और एक दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न होगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। कोई विलेन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलेन में क्या होगा? तो ये कह रहा है कि विलेन है कोई विलेन है जो अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है, और वह गैस क्या करती है? चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो आपने इस अध्याय में पढ़ा भी होगा कि जो अंडा होता है उसका कवच किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। और कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जब अम्ल से करवाते हैं, तो क्या अम्ल से करवाएंगे तो क्या बनेगा? लवण बनेगा, और CO2 गैस बाहर निकलती है। तो अब यहाँ देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट तो अपने के लिए दे ही रखा है, तो अब किस इसकी अभिक्रिया किससे करवाएंगे? अम्ल से। तो यहाँ देखिए अम्ल क्या है? NaCl, ये भी लवण है। तीसरा ऑप्शन LiCl, ये भी एक लवण है। KCl, ये भी लवण है। लेकिन दूसरा जो ऑप्शन है HCl, वह एक अम्ल है। अर्थात ये वाला आंसर सही होगा। और जो गैस चूने के पानी को दूधिया करती है, वह गैस कौन सी होगी? CO2 गैस होगी। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, दही में उपस्थित अम्ल है, तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन को पूर्णतः उदासीन हो जाता है। विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml ले, तो इसे उदासीन करने के लिए HCl उसी विलयन की कितनी मात्रा आवश्यक होगी? तो ये कह रहा है कि NaOH की कितनी मात्रा है? 10 ml। 10 ml। और जब इसमें HCl मिलाते हैं 8 ml HCl मिलाते हैं, तो ये क्या हो जाता है? पूर्णतः उदासीन हो जाता है। मतलब 10 ml में 8 ml HCl मिलाने पर यह पूर्णतः उदासीन होगा। तो ये कह रहा है कि अगर हम NaOH की मात्रा को 10 से बढ़ाकर कितने कर दें? 20 ml कर दें, तो इसे पूर्णतः उदासीन करने के लिए अब कितने कितने HCl की आवश्यकता होगी? तो देखो, यहाँ से 10 से कितना कर दिया अपन ने? 20 कर दिया। NaOH की मात्रा का अर्थात दुगना कर दिया, तो इसकी मात्रा भी क्या हो जाएगी? दुगनी। अर्थात 20 ml को उदासीन करने के लिए कितने कितने ml HCl चाहिए? 16 ml। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 ml हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है ये प्रश्न। उसके बाद अगला प्रश्न है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो पेट में अपच होने पर किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी औषधि है? एंटी एंटासिड का उपयोग किया जाता है। रक्त का पीएच मान होता है, कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। 6 क्वेश्चन है, कोई विलेन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो इसकी पीएच संभवतः क्या होगी? तो देखो, कोई विलेन है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अर्थात लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? सार करता है। कौन करता है? सार करता है। जबकि अम्ल तो क्या करता? अगर अम्ल होता तो क्या करता? नीले नीले को लाल करता है। नीले लिटमस पत्र को लाल करता है कौन? अम्ल। तो लेकिन ये कह रहा है कि लाल को नीले में चेंज करता है, अर्थात अम्ल तो नहीं होगा, मतलब तो सार होगा। और सार की पीएच क्या होती है? 7 से अधिक होती है। तो यहाँ देखो, 7 से अधिक कौन कौन सी पीएच है? तो जिसकी पीएच मान 1 होगा वह अम्ल होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। जिसका पीएच 4 होगा वह भी नहीं होगा, जिसका पीएच 5 होगा वह भी नहीं होगा, और जिसकी पीएच 10 होगी वह क्या होगा? वह सार होगा। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4th नंबर का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्राकृतिक सूचक हैं, तो निम्न में कौन सा प्राकृतिक सूचक है?
लिटमस जो पेपर होता है वो कैसा सूचक होता है? प्राकृतिक सूचक होता है। हल्दी हुआ, लिटमस पेपर हुआ, पिटूनिया हुआ, ये सब क्या है? प्राकृतिक सूचक है। जबकि मेथिल ऑरेंज जो फिनोप्थेलिन है यह कृत्रिम सूचक के उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। शुद्ध जल की पीएच कितनी होती है? तो शुद्ध जल की पीएच का मान कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, जब वर्षा, अगला क्वेश्चन है 9th वाला। जब वर्षा की पीएच का मान 5.4 से कम हो जाता है तो वह कहलाती है, तो वह वर्षा क्या कहलाती है? अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो आपको याद रखना है कि अम्लीय वर्षा क्या होती है, मतलब 5.6 से, जब वर्षा का जल का मान 5.6 से कम हो जाता है तो उस वर्षा को किस नाम से जानते हैं? अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं। कौन सा पदार्थ जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है? तो कौन सा पदार्थ है जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है? तो वह सूक्ष्म बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस लवण का उपयोग भोजन में करते हैं? तो किस लवण का उपयोग अपन भोजन भोजन में करते हैं? तो सोडियम क्लोराइड, मतलब NaCl लवण का उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। लिटमस नामक प्राकृतिक सूचक किस पौधे से प्राप्त होता है? तो किससे होता है? लाइकेन नामक जो पौधा है, और ये किस समूह का पौधा है? थैलोफाइटा वर्ग का पौधा है। तो इससे अपन लिटमस पत्र प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 13। गंधीय सूचक के 3 उदाहरण लिखिए। तो गंधीय सूचक के 3 उदाहरण कौन कौन से? वेनिला, प्याज और लौंग का तेल। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। धात्विक ऑक्साइड किस प्रवृत्ति के होते हैं? तो धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो कौन सी प्रवृत्ति के होते हैं? सारे। जबकि जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो कौन सी प्रकृति के होते हैं? अम्लीय होते हैं। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन भी अच्छे से याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूछ लेगा कि धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होंगे, तो आपको बताना है सारे, और अधात्विक जो ऑक्साइड होंगे वह अम्लीय होते हैं। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 16। जठर रस का पीएच कितना होता है? तो जठर रस का पीएच मान कितना होता है? लगभग 1.2 होता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के पीले सफेद बादलों से बना है? तो कौन से ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के पीले सफेद बादलों से बना है? शुक्र ग्रह के। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव शरीर सामान्यतः किस पीएच परास के मध्य कार्य करता है? तो किस पीएच परास के मध्य कार्य करता है? 7 से 7.8 के मध्य। और आपको पता भी है कि हमारा शरीर का पीएच, रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4, अर्थात हमारा जो शरीर है वो 7 से 7.8 की जो पीएच होती है उसी के मध्य कार्य करता है। एक 19 क्वेश्चन है, एक एंटी एसिड का नाम लिखिए। तो एक एंटी एसिड का नाम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रमुख प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखिए। तो प्रमुख प्राकृतिक जो सूचक है उनके नाम बताने आपको। तो कौन कौन से हैं? एक लिटमस पत्र, पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया एवं जेरानियम। तो आपको इनके इन प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक है उनके उदाहरण अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्राकृतिक सूचक की पूछा है तो आपको ये प्राकृतिक सूचक के अच्छे से ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, धातु जब अम्ल के साथ क्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्सर्जित करती है तथा नामांकित चित्र बनाइए। जब धातु की अभिक्रिया अम्ल से करवाई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे अभिक्रिया भी दी हुई है। जैसे जिंक कोई धातु है जिसकी अभिक्रिया H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है तो क्या बनता है? ZnSO4 बनता है। और कौन सी गैस निकलती है? H2 गैस बाहर निकलती है। और हाइड्रोजन गैस को प्रदर्शित करने वाला ये चित्र भी आपको ध्यान में रखना है। क्या करना है? आपको ये चित्र भी याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। देखो नोट, जब धातु अम्ल के साथ क्रिया करती है तो लवण का निर्माण करती है। तो देखो जब भी धातु अम्ल से क्रिया करेगी तो लवण का निर्माण तो हो रहा है, तो साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, और साथ में क्या निकल रही है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब मुक्त गैस के पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं तो फट फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन होता है। तो ध्यान रखना कि अगर आपको पता लगाना है कि जो आपने जब अम्ल की अभिक्रिया जब धातु से करवाई जाए
गई है तो क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस ही निकली थी। तो इसका परीक्षण आप कैसे कर सकते हो कि जैसे आप किसी अभिक्रिया को संपन्न कराओ तो उसके पास क्या लेके जाओ, जलती हुई मोमबत्ती लेके जाएंगे। तो जैसे अगर हम जलती हुई मोमबत्ती लेके गए और वह मोमबत्ती अगर वहां उस अभिक्रिया के दौरान अगर वह निकलने वाली गैस हाइड्रोजन होगी तो वह किसी ध्वनि के साथ जलती हुई हमें सुनाई देगी, फटफट की ध्वनि के साथ जलती हुई दहन, उसका दहन होता हुआ हमें सुनाई देगा। तो आप समझ जाना कि अगर फटफट की आवाज आ रही है इसे तो ये कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। और अगर मोमबत्ती बुझ जाती तो हम समझ जाते कि वह गैस हाइड्रोजन न होकर कौन सी होती, CO2 गैस, क्योंकि CO2 गैस क्या करती है, आग को बुझाने का कार्य करती है। जबकि यहाँ मोमबत्ती बुझी नहीं है, क्या कर रही है, उल्टी फटफट की ध्वनि के साथ जल रही है। तो इसका मतलब है कि वह जो गैस उत्सर्जित हो रही है, कौन सी गैस उत्सर्जित हो रही है, हाइड्रोजन गैस। और इस परीक्षण को किस नाम से भी जानते हैं, पॉप टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, मधुमक्खी एवं नेटल पौधे के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो कौन सा अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है। प्लास्टर ऑफ 23 क्वेश्चन नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O, जिसे क्या बोला जाता है, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट भी कहा जाता है। तो ये आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र ध्यान में रखना है। फिर 24 क्वेश्चन नंबर, पीओपी निर्माण की रासायनिक समीकरण लिखिए। तो पीओपी निर्माण की रासायनिक समीकरण लिखनी है आपको। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है, जो ये CaSO4.2H2 होता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिप्सम भी कहा जाता है। इसे क्या, ये किसका सूत्र है, जिप्सम का। तो जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो किसका निर्माण होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2 अर्थात पीओपी का निर्माण होता है। और क्या निकल जाता है, 1/1/2 H2O जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। तो पीओपी का निर्माण कैसे होता है, जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर। पीओपी के दो उपयोग लिखिए। तो पीओपी के दो उपयोग कौन कौन से हैं, देखिए। पीओपी के दो उपयोग हैं, सजावटी सामान एवं खिलौने बनाने में, दूसरा है टूटी हड्डियों और प्लास्टर चढ़ाने में, सतह को चिकना बनाने में। यह पीओपी के मुख्य उपयोग हैं। क्वेश्चन नंबर है 26, दो संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए। अपन ने पहला क्वेश्चन देखा था, वह था प्राकृतिक सूचकों के नाम। यहाँ पूछा है आपसे संश्लेषित या कृत्रिम सूचकों के नाम। तो संश्लेषित या कृत्रिम सूचक कौन कौन से हैं, एक है मेथिल ऑरेंज और एक है फिनोप्थेलिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 27, फिनोप्थेलिन क्षार के साथ क्रिया करके कैसा रंग देता है, तो कैसा रंग देता है, फिनोप्थेलिन क्षार के साथ अभिक्रिया करके गुलाबी रंग प्रदान करता है। तो ये आपको अच्छे से याद में रखना है कि फिनोप्थेलिन जब भी क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन सा रंग देगा, गुलाबी रंग देगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 28, Na2CO3 की अभिक्रिया जब अम्ल से करवाई जाती है तो एक पदार्थ X बनता है, जल उत्सर्जित होता है और साथ में CO2 गैस उत्सर्जित होगी। तो उपरोक्त अभिक्रिया में यौगिक का रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए। तो जो यहाँ पे जो जिस पदार्थ का निर्माण हुआ था ना, उसका नाम बताना है। तो किसका निर्माण होगा, तो देखो, सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जब अम्ल से करवाएंगे तो किस किस का निर्माण होगा, एक तो लवण बनेगा, वो लवण कौन सा होगा, NaCl बनेगा। और यहाँ जल का निर्माण होगा और साथ में CO2 गैस भी उत्सर्जित होगी, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट में यहाँ CO3 उपस्थित है, अर्थात CO2 तो मुख्य रूप से निकलेगी ही। तो आपको याद रखना है, यह अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल से करवाई जाती है तो NaCl का निर्माण होता है, जल उत्सर्जित होता है और साथ में CO2 गैस भी उत्सर्जित होती है। ठीक है। उसके बाद निम्न को प्रबलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहला है जठर रस व नींबू का रस, दूसरा दे रखा है शुद्ध जल व रक्त, और तीसरा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो प्रबलता के घटते हुए क्रम में लिखना है। तो देखो, इन दोनों में से सबसे प्रबल कौन सा होगा, जो जठर रस होगा उसकी pH ज्यादा होगी नींबू के रस से। तो सबसे प्रबल जठर रस होगा, तो इसको इस तरह से लिखना है। दूसरा है शुद्ध जल और रक्त में कौन
तो शुद्ध रक्त की पीएच तो होती है 7 और इसकी होती है 7.4। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? रक्त की। तो पहले रक्त आ जाएगा। रक्त की पीएच ज्यादा होती है, शुद्ध जल की कम होती है। तीसरा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको पता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की होती है 10, पीएच का मान कितना होता है? 10। और जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच का मान 14 होता है। अर्थात सबसे ज्यादा सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच होगा और उससे कम होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है। उसके बाद है अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो अम्लों के साथ धात्विक जो ऑक्साइड की अभिक्रिया को अपन को क्या करना है? अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाना है। तो देखो, धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल से करवाई जाती है तो क्या क्या बनता है? लवण और जल का निर्माण होता है। ये यहाँ पे दे भी रखा है कि धातु ऑक्साइड और अम्ल। और आपने पढ़ा भी था कि धातु ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के होते हैं? क्षारीय। और जब क्षार की अभिक्रिया अम्ल से करवाएंगे तो क्या क्या बनता है? लवण और जल बनता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखो, कॉपर ऑक्साइड की दे भी रखा है कि कॉपर ऑक्साइड की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाने पर विलयन का रंग नील रहित हो जाएगा तथा कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है। विलयन का नील हरित रंग अभिक्रिया में कॉपर सेकंड क्लोराइड बनने के कारण होता है। यह एक इसका उदाहरण भी है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये ध्यान में रखना है और एक अभिक्रिया लिख देनी है। तो धात्विक ऑक्साइड जैसे ही आप ऊपर की तरफ जो पढ़ के आए हो ना, ये धात्विक ऑक्साइड, ये धात्विक या तो धात्विक कार्बोनेट है, यहाँ पे धात्विक ऑक्साइड लेना है। जैसे NaO ले लिया आपने, सोडियम ऑक्साइड, कोई सा भी आपको जो कॉपर ऑक्साइड दे रखा है CuO, तो इसको लिख सकते हैं वहां पे। जब कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल से करवाएंगे HCl से, तो किस किस का निर्माण होगा? CuCl2 कॉपर क्लोराइड का निर्माण होगा। लवण तो बनेगा इससे ही, और साथ में क्या बनेगा? जल का निर्माण होगा। ये अभिक्रिया आपको लिखनी है। ठीक है। उसके बाद जो प्रश्न है, आज 30 क्वेश्चन ही करेंगे अपन इम्पोर्टेंट। ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में हम बचे हुए क्वेश्चनों को फिर करेंगे। तो आपको हमारी अभी तक की जो हमने ये क्वेश्चनों की सीरीज चला रखी है वो आपको कैसी लगी? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपको इससे हेल्प मिल रही है? ये भी बताएं। अगर कुछ कमी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि हमें क्या नया करना चाहिए। और प्लीज अगर आपको ये चीज पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है दोस्तों, बाय।